गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 1 का मतलब पार्ट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर थर्ड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये जनरली 4 टाइप में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा हो जाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या तो फिर लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बोलेंगे, और तीसरा हम लोग बोलेंगे लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और फोर्थ जो होगा वो हो जाएगा गे-लुसक लॉ। ये हम लोग 4 लॉ पढ़ेंगे। तो सब इसमें से नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नंबर 1 हम लोग का आ गया लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम लोग ये देखेंगे अभी, ठीक है। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो अब हम लोग फर्स्ट लॉ देखते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन का। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो एंटोनियो लेवोजियर दिया है, एंटोनियो लेवोजियर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन्स इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। कहने का मतलब ये है कि कोई भी केमिकल चेंज होगा या फिजिकल चेंज होगा, उसमें टोटल प्रोडक्ट का मास और टोटल रिएक्टेंट का मास हमेशा इक्वल होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट है हम लोग का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो रिएक्टेंट लिए हैं, यहाँ से हम लोग का वाटर बन गया H2O, ठीक है ना। तो अब ये केमिकल चेंज है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, अब बन गया वाटर जो कि एक लिक्विड फॉर्म में है। ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। अब हम लोग मास ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करेंगे और मास ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करके देखेंगे क्या दोनों इक्वल होता है या नहीं। तो मास ऑफ रिएक्टेंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 2 नंबर में हाइड्रोजन है तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 होता है, इंटू ये 2 टाइम्स है तो 2, और प्लस दूसरा जैसे ही रिएक्टेंट आएगा और फिर हम लोग इंसर्ट कर लेंगे प्लस साइन को इसके बीच में, देन हम लोग का 2 टाइम्स है ऑक्सीजन, तो 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है। तो ये टोटल हो गया हम लोग का मास ऑफ रिएक्टेंट। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 2 जब 4 इधर हो गया और ये हो गया 32, टोटल मिला के हम लोग का आ गया 36 ग्राम। ये है मास ऑफ हम लोग का रिएक्टेंट। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट का मास कितना आता है, तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं और मास ऑफ प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे। तो मास ऑफ रिएक्टेंट हम लोग का 36 ग्राम निकल गया था। मास ऑफ प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो मास ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग का वाटर बना है 2H2O, तो 2 पहले से है, फिर है ब्रैकेट ले लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, हाइड्रोजन 2 टाइम्स है तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है तो 2 इंटू 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन 1 टाइम है तो 1 इंटू 16 या तो फिर प्लस 16 कर देंगे ऑक्सीजन का मास को। तो ये टोटल हम लोग का आ जाएगा, ये बाहर का 2 प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 16 18 हो गया, तो 18 प्लस 2 18 इंटू 2 18 टू जो 36। तो इस तरह से हम लोग देखें तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा इक्वल मिल के आ गया। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। इसमें रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रोडक्ट का मास, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करता है तो अमोनिया गैस बनाता है। ये भी एक केमिकल चेंज है। तो अब हम लोग रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट करेंगे। रिएक्टेंट क्या क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ये है हम लोग का रिएक्टेंट, और जो अमोनिया बना है ये हम लोग का प्रोडक्ट है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट निकालने के लिए 3 है क्या हाइड्रोजन, तो 3 इंटू 2 नंबर्स में हाइड्रोजन है तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, तो ये लिख लिए। और जैसे ही एलिमेंट चेंज होता है हम लोग प्लस साइन इंसर्ट करते हैं, प्लस 2 नंबर में है नाइट्रोजन तो 2 इंटू नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम होता है तो ये 14 हो गया। तो ऐसे हम लोग
यहाँ पे 3 2 6 हो गया, प्लस 28 इधर से, यहाँ से 28 आ गया, ठीक है। और टोटल हम लोग ऐड किए तो ये 36 ग्राम हुआ, 34 ग्राम, 34 ग्राम। अब हम लोग देखते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट, क्या 36 ग्राम आता है या नहीं। तो प्रोडक्ट हम लोग का अमोनिया है, NH3। अब NH3 है तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए, ये 2 बाहर गया इसका, ठीक है। नाइट्रोजन का मान, नाइट्रोजन 1 टाइम है तो ये नाइट्रोजन का मास होता है 14, प्लस नेक्स्ट आइटम हम लोग का हाइड्रोजन है, ये 3 टाइम्स है तो 3 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है, देन 1 लिखेंगे हम लोग। तो ये ऐसे हम लोग लिख दिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो यहाँ से आ गया हम लोग का ये आ गया है 14 प्लस 3 तो 17, तो 17 इंटू 2 करेंगे तो हम लोग को 34 ग्राम, और यहाँ पे रिएक्टेंट का भी मास 34 ग्राम था। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी केमिकल चेंज या फिर फिजिकल चेंज, ये दोनों में मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये पहला लॉ जो होता है केमिकल कॉम्बिनेशन का वो ख़त्म होता है। इसको एंटोनियो लेवोजियर दिया था, एंटोनियो लेवोजियर, जिसको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, एंटोनियो लेवोजियर को। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या डिफिनिट कंपोजिशन, ठीक है। ये जो लॉ है ये पूछता है किसने दिया है मल्टीपल चॉइस में, तो इसमें जोसेफ प्रॉस्ट दिया है इसको, जोसेफ प्रॉस्ट दिया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, और लॉ ऑफ डिफिनिट कंपोजिशन को, या डिफिनिट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं हम लोग। अब इसका स्टेटमेंट है ड्यूरिंग एनी केमिकल कंपाउंड या अ केमिकल कंपाउंड, नो मैटर from which source no matter from which source it has been obtained, it will contain the same number of element combined together in a fixed proportion by mass, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का कोई भी हम लोग कंपाउंड लेते हैं, चाहे वाटर ले लो, अमोनिया ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, NaCl ले लो, कहीं से भी ले लो, कोई भी सोर्स से ले लो, तो उसके पास क्या हो जाएगा, सेम एलिमेंट कंटेन करेगा। जैसे हम लोग बात करेंगे वाटर का, तो वाटर जो है बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड करता है, तब जाकर के वाटर बन जाता है, लेकिन इसका प्रोपोर्शन फिक्स होता है। प्रोपोर्शन कहने का मतलब बाय मास प्रोपोर्शन देखें तो 8:1:8 रेशियो होता है, 1 हो जाता है। 1 ग्राम मान लेते हैं हाइड्रोजन लिए हैं तो हम लोग को 8 ग्राम लेना पड़ेगा ऑक्सीजन। जब 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन को हम लोग मिक्स करेंगे तभी वाटर बनेगा। तो स्टेटमेंट इसका क्लियर है। स्टेटमेंट कहने का मतलब है अ केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज़ बीन ऑब्टेन, कोई भी सोर्स से एक केमिकल कंपाउंड को हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। इट विल ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, ये हमेशा एक जैसा एलिमेंट को कंटेन करेगा, और जब भी ये कंबाइंड होगा, ठीक ना, वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड होगा बाय मास, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या तो फिर डेफिनिट कंपोजिशन। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं वाटर का, तो वाटर फ्रॉम एनी सोर्स, अब वाटर को हम लोग अलग अलग सोर्स से ले सकते हैं, जैसे रिवर से ले लें, सी से ले लें, वेल से ले लें, फिर हम लोग और ओशियन से ले लें। तो वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होगा, वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, और ये दोनों कंबाइंड होगा 1:8 रेशियो बाय मास में, तभी जा कर के हम लोग को वाटर बनेगा, ठीक ना, तब वाटर जा कर के हम लोग को मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया, तो यहाँ पे 1:8 रेशियो बाय मास हमेशा वाटर तभी बनेगा जब ये दोनों गैस 1:8 रेशियो में कंबाइंड होगा। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर H2 + O2 बना दिया वाटर, ठीक है। अब वाटर बन गया, तो अब हम लोग चेक करेंगे क्या इसका प्रोपोर्शन 1:8 है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करेंगे। तो मास ऑफ हाइड्रोजन हम लोग का आ जाएगा 1:2, मतलब 2 ग्राम हम लोग का हाइड्रोजन है, देन ऑक्सीजन हम लोग का है 1:16,
1/16। अब यहाँ पे 2/16 कर लेंगे, 1/16 ठीक है, या तो फिर 2/8 कर लेंगे, 1/16, तो 16 ग्राम आ गया ये। अब हम लोग इसका बाय मास रेशियो हम लोग देखें तो ये कितना आ जाएगा बाय मास रेशियो, तो 1:8, 1:8 इसका बाय मास रेशियो है। क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस करेंगे ना, तो बैलेंस हम लोग को मिलेगा H2। यहाँ पे हम रफ पेज ऐड करके दिखाते हैं, एक सेकेंड। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वाटर बनाने का इक्वेशन लिखते हैं, तो ये हम लोग के पास है हाइड्रोजन गैस, ये हो गया हाइड्रोजन गैस, प्लस में ये हो गया ऑक्सीजन गैस, तब जा कर के ये वाटर बनाया 2H2O, ठीक है, ये वाटर बन गया। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे सामने 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे 2, देन ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो गया ये। अब बैलेंस हो गया तो हम लोग हाइड्रोजन का मास यहाँ पे कैलकुलेट करें, तो हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करें तो ये 4 इंटू 2 जाए, ये 4 हो गया इंटू 1 मास ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग रेशियो निकाले ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन 2 है इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16। अब यहाँ पे हम लोग ये कैलकुलेट करें इसको, तो ये हम लोग का 4 मिला और ये हम लोग का 16 2 32 मिला। अब इसको हम लोग सिंपल रेशियो में निकालें, कोई टेबल से कट करें, तो ये आ जाएगा 4 1 4, 4 8 32। तो हम लोग का सिंपल रेशियो कितना मिल गया 1:8, 1:8, ये हम लोग का मतलब सिंपल रेशियो है, ठीक ना, जो जिसमें हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे और वहाँ जा कर के वो वाटर बनेगा। तो ये है। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसका थर्ड में, जो है लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को जॉन डाल्टन दिया था। इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन, इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। ये डाल्टन दिया है, जो बाद में हम लोग इसके पढ़ेंगे डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। तो ये अब इसके अकॉर्डिंग, जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग, अब हम लोग देखते हैं ये इसके अकॉर्डिंग ये बताया स्टेटमेंट कि जब भी हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को, when 2 element or more than 2 element combine together to form 2 different compound, 2 अलग अलग कंपाउंड बनाएगा, ठीक ना। इसमें से एक कंपाउंड का, एक एलिमेंट का मास हमेशा फिक्स रखेंगे, देन अदर एलिमेंट का मास जो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। ये इसका स्टेटमेंट है। इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, जब हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को लेते हैं और उससे हम लोग मोर देन 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, अब जो 2 प्रोडक्ट होगा उसमें से एक एलिमेंट होगा ना, उसका मास हम लोग सेम रखेंगे, एक एलिमेंट का मास सेम रखना है, तो दूसरे एलिमेंट का मास जो निकल के आएगा दोनों कंपाउंड में, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये जॉन डाल्टन दिया है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें, व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइंड विथ ईच अदर to form 2 or more than 2 compounds, then the mass of one element remains same। तो एक एलिमेंट का मास हमेशा सेम होना चाहिए in the compound, then the mass of other element bear a simple whole number ratio, ठीक है, to one another। तो दूसरे जो एलिमेंट होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में वो रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन, हम लोग 2 एलिमेंट लेते हैं, हम लोग क्या लिए हैं, कार्बन ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट लिए। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन से हम लोग 2 अलग अलग कंपाउंड बना दिए। एक कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरा कंपाउंड हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन से बनाएंगे, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें से हम लोग देखेंगे ये दोनों कंपाउंड में कार्बन का मास सेम है, क्योंकि दोनों में एक एक
टाइम, ओनली सिंगल टाइम या वन टाइम ही कार्बन यूज हुआ है। और ऑक्सीजन हम लोग देख रहे हैं इसमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में 2 टाइम्स आया है और कार्बन मोनोक्साइड में ओनली 1 टाइम आया है। तो हम लोग कार्बन का रेशियो देखते हैं, कार्बन का तो सेम है। द मास ऑफ कार्बन इन द बोथ कंपाउंड इज सेम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन हम लोग देखेंगे। तो मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे O2 हो गया और इधर O हो गया। अब O2 का क्या होता है मास, तो 2 इंटू 16 ये हो जाता है क्या, 2 इंटू 16 रेशियो ओनली यहाँ पे 16। तो 16 से 16 कट गया, कितना आ गया 2:1। तो ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा ये दोनों कंपाउंड में वो 2:1 होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको हम लोग एक और एग्जांपल से हम लोग इधर देख लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बोले हम लोग 2 एलिमेंट चूज किए हैं, कार्बन एक चूज किए हैं, कार्बन, और दूसरा है ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन ले लिए और इधर हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, O2। अब यहाँ से हम लोग को 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनाना है। इधर बन गया हम लोग का CO2 गैस बना, और यहाँ पे CO कार्बन मोनोक्साइड बना है, ठीक है। तो ये दोनों कंपाउंड में कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला ये 2 कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोक्साइड। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, कार्बन का देख लेते हैं, दोनों में मास सेम है क्योंकि कार्बन सेम सेम टाइम आया है। तो ऑक्सीजन का रेशियो हम लोग को निकालना पड़ता है। तो पहला कंपाउंड में ऑक्सीजन O2 आया है, तो दूसरे में क्या है ये ऑक्सीजन, दूसरे में ऑक्सीजन ओनली है, O है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 2 इंटू 16 और ये आ जाएगा ओनली 16। तो फिर से 16 कटता है, अरे 1। तो इस तरह से हम लोग का सिंपल होल नंबर 2:1 मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गेल-लुसक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गेल-लुसक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये थर्ड, दिस लॉ इज गिवन बाय लुइस जोसेफ लुइस। ये लॉ जो है जोसेफ लुइस के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसमें गेल-लुसक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ओनली वैलिड फॉर गैसेस। ये जो लॉ है वो केवल गैस के लिए वैलिड है। अब इसमें लिक्विड आ जाएगा या सॉलिड आ जाएगा तो उसका वॉल्यूम हम लोग 0 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ये कि लिक्विड और वॉल्यूम, लिक्विड हो जाए या सॉलिड आ जाए केमिकल इक्वेशन में या केमिकल रिएक्शन में, तो गेल-लुसक लॉ के अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। अब इसको डिफाइन करेंगे, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल द gases combine together to produce in a simple whole number ratio of volume। मतलब कोई भी गैस होगा, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर कंबाइंड होता है, रिएक्शन करता है और एक सिंपल होल नंबर रेशियो में एक न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। अब जैसे हम लोग बात करेंगे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जाम्पल हम लोग का मिल जाएगा इधर हाइड्रोजन गैस एक अमाउंट में लिए हैं, एक वॉल्यूम में, और क्लोरीन गैस ये भी हम लोग सिंपल एक वॉल्यूम में लिए हैं। यहाँ से हम लोग का बन गया HCl 2HCl। तो इसका एक वॉल्यूम और इधर से भी कंबाइंड होकर के क्लोरीन का एक वॉल्यूम मिला, और ये एक वॉल्यूम कंबाइंड होकर के हम लोग को दिया है 2 वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग का 2 वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसका सिंपल होल नंबर रेशियो पूछा जाएगा तो हम लोग बोलेंगे 1:1:2। ये हो गया इसका सिंपल होल नंबर रेशियो। और जैसे अब हम लोग अमोनिया बना रहे हैं, तो अमोनिया बनाने के लिए हम लोग को हाइड्रोजन गैस लेना पड़ेगा 3 वॉल्यूम में, नाइट्रोजन गैस 1 वॉल्यूम में, ये लिए हैं। तो हम लोग का बन गया 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का वॉल्यूम 2 हो गया, तो इसका सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाएगा 3:1:2। मतलब ये 3:1:2 इसका होल नंबर रेशियो हो गया अमोनिया गैस का। और ये जो गेल-लुसक लॉ है वो ओनली वैलिड है गैस के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ ओनली वैलिड फॉर गैस, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर कंसिडर टू बी 0, ठीक है। जब वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये सब का वॉल्यूम को 0 कंसिडर करेंगे, सिर्फ हाइड मतलब गैस का
वॉल्यूम हम लोग लेते हैं इसमें। तो ये गेल-लुसक लॉ है कंबाइनिंग वॉल्यूम का। ठीक है, जब भी यहाँ कहने का मतलब क्या है कि इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बना रहे हैं, तो HCl हम लोग कहीं पे भी बनाए या कोई भी कंट्री में, तो वहाँ पे हम लोग को हाइड्रोजन और क्लोरीन को ही लेना पड़ेगा। और हाइड्रोजन एक वॉल्यूम में होगा, क्लोरीन भी एक वॉल्यूम में होगा, तो हमेशा 2 वॉल्यूम में क्लोरीन गैस बनेगा। ये कहीं पे भी बनाए, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर का जो कंडीशन दिया हुआ वो सेम होना चाहिए, तब ये रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। वो सिंपल सा ये था। अब हम लोग देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आया है 1808 में। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उस समय डाल्टन अपना एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा था। तो इसमें है मेन फीचर्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, या इसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इसको हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्या क्या पोस्टुलेट था। तो डाल्टन सबसे पहले बताया था मैटर आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो एटम को डिफाइन किया है जॉन डाल्टन। अब ये बताया है एटम क्या है, तो ये बताया है ये एटम जो होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल होता है जो नेचर में इनडिविजिबल हो, डिविजिबल नहीं होता है, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। ये एटम हो गया। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। अब मतलब एटम सबसे छोटा है जो कि इनडिविजिबल है। बाद में ये प्रॉपर्टी जो है ये फेल हो जाता है, वो हम लोग देखेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। नंबर 2 है एटम ऑफ सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। एक ही सब्सटेंस का हम लोग एटम को लेते हैं तो वो हर रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, एक दूसरे से अलग होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें तो एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस का एटम जो होगा वो डिफरेंट होगा ऑल रिस्पेक्ट में। जैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सोडियम ले लेते हैं और एक क्लोरीन ले लेते हैं। एक एटम उठाते हैं हम लोग सोडियम का और दूसरा एटम हम लोग क्लोरीन से लाते हैं, और दोनों का प्रॉपर्टी का एनालिसिस करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हम लोग को दोनों का प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा, एक जैसा नहीं दिखेगा। वही ये बताया है कि दो अलग अलग एटम का हम लोग प्रॉपर्टी ले देखें तो वो इंटायरली डिफरेंट होगा एक दूसरे से। ठीक है, और इसी का मतलब हम लोग दूसरा नंबर पॉइंट में बात करें तो एटम जो होगा एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, जैसे सोडियम का 2 एटम लिखें तो उसका एनालिसिस करेंगे तो वो हर एक रिस्पेक्ट से क्या होता है, सेम होता है। तो ये भी थ्योरी बाद में फेल होता है, वो हम लोग मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में देखेंगे। अब इसका 4th नंबर पॉइंट है एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये जो इसका पॉइंट है एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये अभी भी वैलिड है इसका ये पॉइंट। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हैं। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो ये 5th नंबर में बात करेंगे तो ये आ जाएगा एटम ऑफ द डिफरेंट element may combined with each other in a fixed ratio to form compound। मतलब एटम अलग अलग कंपाउंड का कंबाइंड होता है एक दूसरे के साथ और फिक्स नंबर रेशियो में, फिक्स रेशियो में, और वो क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। तो कंपाउंड का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि एटम भी हो सकता है वो, ठीक है ना, और एटम सेम टाइप्स का भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप्स का भी हो सकता है। वो सिंपल रेशियो में या तो फिर एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड होता है और जाकर के ये कंपाउंड बनाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ बताया गया है एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, सेम एलिमेंट की बात नहीं किया गया है, सिर्फ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विथ ईच अदर इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब एक फिक्स रेशियो में डिफरेंट एलिमेंट का एटम कंबाइंड होकर के कंपाउंड बनाता है, जबकि सेम एलिमेंट का भी एटम कंबाइंड करके कंपाउंड बनाएगा। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, ये सब सेम सेम एलिमेंट कंबाइंड होकर के जो है कंपाउंड बनाया है। तो ये भी एक तरीके से गलत पॉइंट निकला था। अब इस पोस्टुलेट नंबर 6 की बात करेंगे तो एटम आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को नहीं क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये 6 नंबर पॉइंट है इसका। ठीक ना, बाद में क्या है कि एटम को क्रिएट तो नहीं कर सकते हैं
और ये डिस्ट्रक्टिव है नेचर में, दैट इज एटम आर इनडिस्ट्रक्टिबल, ये बताया है। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में एटम क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिबल हो गया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मतलब इसको ब्रेक करके अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब हम लोग एटम के अंदर से भी निकाल सकते हैं, जैसे निकला था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग अब आगे देखते हैं लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशंस में बात करेंगे तो इट इज फेल टू एक्सप्लेन हाउ द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये मतलब एक्सप्लेन करने में जो है डाल्टन नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि अलग अलग एलिमेंट का एटम जो होता है वो अलग क्यों होता है। ठीक है ना, तो ये पहला इसका लिमिटेशन। दूसरा है इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है ना, क्यों जो है एलिमेंट कम एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होता है और कंपाउंड बनाता है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग इसका लिमिटेशन बोलते हैं। थर्ड नंबर, इट फेल टू एक्सप्लेन द गेल-लुसक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये गेल-लुसक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को बताने में फेल हो गए थे, इसीलिए क्या ये सब क्या है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का लिमिटेशंस के अंदर हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया लिमिटेशंस। नेक्स्ट है एटम्स। तो हम लोग एटम को डिफाइन करेंगे, तो एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये बहुत छोटा पार्टिकल होता है कोई भी केमिकल कंपाउंड का, एलिमेंट का, जो क्या है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो एटम को ऐसे डिफाइन करते हैं, इट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ज़्यादातर 90% केसेस में क्या है इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है एटम का। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल की बात करें, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, ये सब क्या है एटम्स है। इसका एटम्स, इसके अंदर एटम्स ही मिलेगा, वो एलिमेंट है बट इसके अंदर क्या होगा एटम्स होगा। अब हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल्स का। तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मतलब एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो ये हम लोग का मॉलिक्यूल हो जाएगा। और क्लोरीन गैस है तो ये मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन क्लोराइड है तो ये भी मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और भी बहुत सारा गैस होता है, जैसे मतलब हम लोग बोल सकते हैं आयोडीन है, I2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये भी मॉलिक्यूल्स है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिसिटी का। एटॉमिसिटी एटॉमिसिटी हो जाता है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना एटम प्रेजेंट है उसी को उसका हम लोग एटॉमिसिटी बोलेंगे। एक एटम के अंदर कितना मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना एटम प्रेजेंट है। जैसे बात करें इधर हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा, इधर हम लोग सेपरेट किए हैं। इधर मान लेते हैं मॉलिक्यूल्स में हम लोग लिखे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में 2 है, H2, तो देन 2 का एटॉमिसिटी। वाटर हो गया, देखो यहाँ पे सेम अलग अलग है। ठीक है ना, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो इसमें 3 मतलब एलिमेंट प्रेजेंट है हाइड्रोजन वाटर के अंदर। नेक्स्ट है क्लोरीन, क्लोरीन गैस Cl2, तो इसका एटॉमिसिटी 2 है। HCl, इसका एटॉमिसिटी 2 है ना। अब यहाँ पे और भी हम लोग लिख सकते हैं CaCO3, तो इसका एटॉमिसिटी हम लोग बात करें बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, 2 हो गया और 3 ऑक्सीजन है, तो टोटल 5 हो गया। तो ये इसका एटॉमिसिटी है। T4S8, तो एटॉमिसिटी 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और भी एग्जांपल हम लोग बात करेंगे, तो T4, तो इसका एटॉमिसिटी 4 हो जाएगा। S8, इसका एटॉमिसिटी 8 हो जाएगा। कि सल्फर का एक मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर का 8 एटम प्रेजेंट होता है, इसी को इसका हम लोग एटॉमिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके आगे का क्लास में
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का ओवरऑल एटॉमिसिटी था। थैंक यू।